चैप्टर 16 स्पीच लर्निंग एंड लंगर सेवा। ये जैसे हमने पिछले में डिस्कस किया कि पहले एक पिंड का माहौल बना, मतलब गांव का माहौल, गांव से धीरे धीरे फिर नालायक क्रांतिकारियों का दौर, एकदम टफ दौर गुजरा। तो उसमें दोपहर का समय हम लोग भाषण सुन के बिताया करते थे, क्योंकि वहाँ थोड़ा लोग रहते थे और थोड़ी वो मंच के नीचे, पंडाल के नीचे हल्की गर्मी भी कम पड़ती थी टेंट के मुकाबले, तो वहाँ बैठा करते थे। तो मेरे टेंट से हम सौरभ, शेखर और त्यागी, ये 4 लोग हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा सौरभ के कारण मंच पे जो सुरेश काका थे वो मुझे पहचानते थे, तो हम लोग कल के जाके उनके पास बैठा करते थे मंच पे, जब मंच का टाइम ओवर हो जाता था या सुबह में। अब वहाँ पे उस समय मैंने आपको ये भी बताया कि उस समय बोलने वालों की बहुत कमी रहती थी, मंच पे इनफ समय रहता था बोलने के लिए। ऐसे में सुरेश काका मुझे कितनी बार, और सौरभ भी बोला करता था कि मंच पे चढ़ के, और मैंने ना कभी वो फियर की वजह से मैं बोलता ही नहीं था, मैं भागता रहता था। और ये मुझे ना कितनी बार बोल रहे थे सुरेश काका से सब लोग, काफी कि मतलब तुम चढ़ो और बोलो, चढ़ो और बोलो, चढ़ो और बोलो, पर मैं भागता रहता था, भागता रहता था। और खास करके जब ऐसे टाइम में बोलने का समय हो तो मंच से तो मुझे बोलेंगे, तो मैं मंच उस टाइम पे मंच पे जाता ही नहीं था 2 से 5 के बीच में, नीचे भले ही बैठ लेता था त्यागी और शेखर इन लोगों के साथ, पर मैं मंच पे नहीं जाता था। इसी बीच में क्या हुआ ये बताना, अभी मुझे याद आ गया लंगर सेवा वाली कहानी। खैर पहले मंच स्पीच लर्निंग पे रहते हैं। तो स्पीच लर्निंग पे एक बार हम त्यागी और शेखर तीनों बैठ के सुन रहे थे स्पीचेज जो भी चल रहे थे। और ये त्यागी थोड़ा सा बदमाश था। ये जैसे क्या था, इसका और भी मैं आपको बताता हूँ। ये क्या करता था, जैसे मुझे उतना खाने वाने का वो नहीं रहता, तो मैं दाल, लंगर में रोटी को प्रसादा कहते हैं, तो दाल और प्रसादा यही खा लेता था जो आसपास के लंगर में हो, और ये घूम घूम के खाता था। तो ये मुझे भी शाम में ना जबरदस्ती लेके लेके निकल जाता था। मैं मना करता था नहीं जाना, नहीं जाना, तू चलना, मैं खाऊंगा, तू खड़े रहना, ऐसे कर करके ले करके चला जाता था। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा इसके अंदर एक और पेक्यूलियर कैरेक्टर क्या था इसका, कि सपोज करिए कि अभी इससे आपकी बातचीत है, दोस्ती है, सब कुछ है, फिर ना कहीं से ये गुजरेगा और आप इसको टोक दोगे। जैसे मान लो पे भीड़ है, 50 लोग है, और आपने इसको हाथ दे दिया, तो ये ना बिल्कुल चेहरा उधर करके और ऐसे नज़र से देखते हुए, तो अजीब सा एक नज़र बनाता था देखते हुए, जैसे वो आपको जानता ही नहीं है। आपने पता नहीं, मतलब समझ रहे हो, बदमाश था थोड़ा। तो एक होता नहीं, हर एक दोस्त कमीना होता, तो ये तो सच में वाला कमीना वाला दोस्त था। ठीक है। तो एक तो ये काम करता था। ये इसको खीर खाना होता था 2-3 प्लेट, तो इसको एक आदमी चाहिए था साथ में कि चलो, फिर थोड़ा सा मतलब अकेले लेने में खराब लगेगा, तो ये यही सब इसकी हरकतें रहती थी। बदमाशी करता रहता था, मतलब एज इसका ज़्यादा था, एज इसका हमसे भी ज़्यादा था, बट इसके जो वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो इसके थोड़े से बदमाशी वाले थे। बट दिल का अच्छा लड़का था, इसीलिए थोड़ी सी फ्रिक्वेंसी मेरी सेट हो गई थी, और इससे मेरी, मैं कह सकता हूँ, दोस्ती भी हो गई थी। बाकी वैसा तो एक सौरभ से दोस्ती थी, एक निहंग बाबा छोटे वाले बड़े वाले से दोस्ती हो गई, फिर इस त्यागी, और ऐसे ही बस, अब ज़्यादा नहीं, मतलब 1-2 लोग ही थे ऐसे। तो त्यागी से थोड़ी सी एक वो मस्ती वाली दोस्ती ज़्यादा थी। ठीक है, क्योंकि वो ना वो मस्ती कराया रहता, मस्ती में रहता था वो हमेशा। ठीक है। तो इस टाइप का कैरेक्टर था वो। ऐसा नहीं वो मतलब कि हमेशा मस्ती में रहता था, बट उसको ना बदमाशी करने में ना, उसको परेशान करने में बहुत मजा आता था, अगर आप समझ सकते हो तो। और मुझे खास करके बहुत परेशान करता था ये कैरेक्टर। ठीक है। ये मैं उधर से मान लो आ रहा हूँ और ये इधर से जा रहा, मैं कहीं से मान लो अगर चाय ले पी के भी आ रहा हूँ या खाना खा के आ रहा हूँ, कुछ भी लौटते हो, अगर इसने मुझे देख लिया तो मुझे साथ में फिर से पकड़ लेता था। नहीं, चलो 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 बस बोल के लेके चला जाता था, फिर घुमाता रहता था। ठीक है। और तो अब ये था, ये मैंने थोड़ा सा इसका कैरेक्टर आपको समझा दिया। तो हम त्यागी और शेखर बैठे हुए थे, तो उसमें ना ये लोग भी मुझे फिर से बोले थे कि चल जाओ जाओ जाओ, बोलो बोलो स्टेज पे। तो मैं फिर मैंने नहीं बोलना। तो ये बदमाश था, ये क्या बोल रहा है कि मैं जा रहा हूँ तुम्हारा नाम लिखवा दे, और ये उठ के ना स्टेज की तरफ चला गया नाम लिखवाने। अब मेरा दिमाग खराब कि नाम बोल देगा तो फिर तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी, भागना पड़ेगा, मतलब मैं क्या करूँ, ऐसा मेरा सिचुएशन। ठीक है। अच्छा, उस समय तक मैं आपको बता रहा हूँ ये दोस्ती धीरे धीरे डेवलप हुई थी, बट उस समय तक एक दूसरे का, मैं तो इसका नाम त्यागी जानता था, और ये ना मतलब पता नहीं मेरा नाम जानता था नहीं जानता था, बट इसको वहां पे जाने के बाद बस उस समय तक इतनी दोस्ती नहीं हुई थी शायद, है ना। सौरभ के साथ हुई थी ज़्यादा इसकी थी, बट मेरी नहीं थी। तो ये नाम लिखवाने गया, इसको मेरा नाम ही याद नहीं आया, और या तो याद नहीं आया या उस समय इसको पता नहीं था। ये दोबारा मेरे से नाम पूछने आया, नाम भूल गया मैंने वो। तब तो तुम, शेखर ने नाम बता दिया, और ये फिर दोबारा उधर की जाने लगा। मैंने देखा कि इस बार तुम लिखवा देगा, तो मैं वापस पलट के भाग गया कि जब आप लिखवाओगे तो लिखवाओ, फिर तुम बेइज्जती सुन सहोगे। और वापस मैं टेंट की तरफ भाग आया, तो ये दोनों भी चले आए। और मैं ना
स्पीच सुनने के लिए भी ये लोग स्पीच में इतने इंटरेस्टेड मैंने लेके जाता था कि चलो चलो बैठ के सुनते हैं स्पीचेज, ठीक है, कम से कम वो सुना तो जाए, दिन भर ऐसे बैठे रहते हैं। और वहाँ पे फिर बोलने का बात हुआ और शेखर को बोलने में कोई दिक्कत नहीं थी, ये मुझे फंसा रहा था। शेखर बोलने को रेडी था, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो वापस टेंट में आए और फिर वही सब शुरू हुआ कि इतने छोटे छोटे बच्चे बोल के चले जाते हैं और तुम इतना शर्मा रहे हो, तुम्हें मतलब इतना घबरा रहे हो, ऐसा करके ये मेरे को टॉर्चर और टॉन्ट करता रहा। तो फिर ऐसा डिसाइड हुआ कि ठीक है चलो फिर तीनों बोलेंगे, तीनों का नाम लिखाया जाएगा और ऐसी एक शर्त लगी कि जो नहीं बोलेगा तो कहा जाएगा गाजीपुर बॉर्डर पे उसका नाम पुकारा गया और उसने बोला नहीं और वो कैरो की तरह भाग गया। और ऐसा करके फिर तीनों को बोलना होगा, तो तीनों चले कि ठीक है चलो फिर तीनों का नाम लिखवाओ, तो ऐसे करके बोलेंगे। ठीक है दोस्तों। खैर तो फिर नाम लिखवाने के लिए इसको ही दिया गया, तो इसने अपना नाम लिखवाया नहीं और सिर्फ मेरा और शेखर का लिखवा दिया था। खैर शेखर का नाम लिखा, फिर शेखर का नंबर आया, उसने जाके बोला, फिर मेरा भी नाम पुकारा गया, तो मैं भी गया बोलने। अच्छा अब मैंने ये सोच लिया था, मैंने बच्चों को देखा था बोलते हुए, तो मुझे बस ओपनिंग मैंने सोच लिया था कि ओपनिंग में कुछ बोल देना है। तो ये मैंने डिसाइड कर लिया था कि ओपनिंग में क्या बोलना है, और एंड में जब कुछ समझ में नहीं आएगा तो किसान एकता जिंदाबाद ऐसा बोल के, क्योंकि सभी बच्चे ऐसा बोल के भाग जाते थे या उतर जाते थे, भाग नहीं जाते थे। पर मैंने ऐसा प्लानिंग कर लिया था कि स्टार्ट कर दूंगा, वो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजू है कातिल में है। और अंत में जब कुछ इतना स्टार्ट करने के लिए इतना रट लिया था और बाकी अंत में जाकर के इनकलाब जिंदाबाद और जय जय हिंद वंदे मातरम और किसान एकता जिंदाबाद ऐसे 3-4 शब्द बोल करके भाग जाऊंगा। ठीक है। वहाँ मैं पहुँचा, मैं आपको अपने पहले स्पीच का, ये मैंने लाइफ में ना किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे चढ़ के पहला स्पीच दिया था। कॉलेज वॉलेज में एक फ्रेशर पार्टी को एंकर किया था, वो सब अपनी जगह, बट पब्लिक प्लेस पे चढ़ करके पब्लिक स्पीच देना ये बहुत डिफिकल्ट काम होता है। और कॉलेज के बाद मुझे लगता है, तो कॉलेज के बाद वही एक इंसिडेंस है जिसको मैंने एंकर किया था फ्रेशर पार्टी को, तो वो एक अलग चीज़ है, बाकी उसके अलावा कभी चढ़ा नहीं था। तो स्टेज पे मैं चढ़ा, मैं आपको सच बता रहा हूँ, जब स्टेज पे चढ़ने के बाद वही जो अपना मैंने सोच रखा था उससे ही स्टार्ट किया, सरफरोशी की तमन्ना। वो एक स्पीच लर्निंग में मैंने डाल भी दिया है, वो सब 3-4-5 स्पीच, वो आप अगर उधर चाहे तो देख सकते हैं। तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। और ये मैं बोल रहा हूँ, पर अजीब सी बात क्या होती है ना कि आपको कुछ ना कुछ दिखाई देता है और ना कुछ सुनाई देता है। आगे आपको कुछ ना दिखाई देता है और ना अपनी आवाज़ सुनाई ही नहीं देती कि आप बोल क्या रहे हो। ठीक है। और आगे कुछ दिखा, तो आगे कुछ दिखाई नहीं देता, ठीक है, और ना कुछ सुनाई देता है अपनी आवाज़। फिर मैं ऐसे थोड़ी देर बताने लगा कि दुनिया में सबसे मुश्किल काम है मंच पे, मतलब सबसे बड़ा डर होता है इंसान के अंदर मंच पे खड़े होकर बोलना, वैसा की कुछ बातें, पर मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा और मुझे मुझे बस आंखों के आगे बस दिखाई दे रहा है। अब लेकिन धीरे धीरे ना दिखने लगता है, लोग अब बैठे हुए आपको दिखने लगता है। जैसे स्टार्टिंग में तो ना दिखाई देता है ना सुनाई देता है, बट तो एक आध, मुझे लगता है 1 आध मिनट के बाद ना सुनाई तो तब भी नहीं देता है अपनी बात, वो 2-3 स्पीचेस के बाद सुनाई देने लगा था अपनी आवाज़। पहले उस समय सुनाई ही नहीं देता, पूरा दिमाग ब्लैंक हो जाता है अजीब सा, पर दिखाई देने लगा। फिर दिखाई देने पर मुझे ना 4-5 लोग ऐसे लगे जो हंस रहे थे। अब मुझे लगा कि वो मुझ पे ही हंस रहे हैं। तो जैसे मुझे लगा कि वो मुझ पे ही हंस रहे हैं, तो और मेरा मतलब पहले तो घबराया हुआ था ही, और मुझे ना दिखाई दे रहा था ना सुनाई दे रहा था। अब हंसने पे देख के लगा ना कि ये लोग मुझे ही देख के हंस रहे हैं, यानी मैं बहुत गंदा बोल रहा हूँ। तो मैंने ना बीच में से, अब वो अगर वो वाला स्पीच देखेंगे, ये वाला जो पहला स्पीच है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में वाला, तो आप देखिएगा अचानक ही मुझे वो रियलाइज होता है कि अब उस पर सब हंस रहे हैं और मैं सीधा किसान एकता जिंदाबाद जय हिंद वंदे मातरम करके स्पीच क्लोज कर देता हूँ। मतलब मैं जा रहा हूँ तो कुछ बोल रहा होता हूँ, बट बोलते बोलते मैं अचानक रुक जाता हूँ और ऐसे करके स्पीच को एब्रप्टली क्लोज कर देता हूँ और मैं वापस लौट आया। लेकिन शाम में बात करने पे सुरेश काका ने भी मुझे बताया कि तुमने राम प्रसाद बिस्मिल की कविता से स्टार्ट किया, और क्या करोगे, इतना अच्छा तो बोला। और इन लोगों ने बोला कि नहीं नहीं तुमने ठीक बोला, तो एक तो बाद में मैंने सुना भी, तो मुझे भी लगा यार ठीक बोला, बट मुझे कुछ एहसास और कुछ होश था ही नहीं बोलते वक्त मैं क्या बोल रहा था। हालांकि मैंने फिर ये सोचा कि अब जब एक दफ़े बोल ही दिया है और अभी ये मौका मिल रहा है, इतना बड़ा मंच मिल रहा है, तो क्यों ना स्पीच देना सीखा जाए। और उसके बाद मुझे लगता है मैंने 5-6 स्पीचेज हर 2-3 दिन, एक दिन पे ऐसे करके, जहाँ मुझे किसी किसी, मैं वैसे कुछ ऐसा बोलता नहीं था, मैं जा करके कुछ भी जो मेरा मन करता था, जो भी एक आइडिया होता था, जैसे कभी एक समय मैंने जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने क्यों दिया, ऐसे जाके बता दिया। और ऐसे ही मतलब जो मेरे मन में विचार आता था मैं ऐसे ही बोल देता था जा करके। और धीरे, लेकिन मेरे स्पीचेज वहाँ पे जो लोग सुनते थे उनको ठीक लगता था, क्योंकि दो 2-3 लोगों ने मुझसे ना खाना वाना खाते हुए ऐसे टाइम पे ना मुझसे मेरा नाम बताया था कि अच्छा तुम वो हो ना। तो
फिर मुझे पता कि कैसे पता आपको चला मेरा नाम, तो उन्होंने बोला कि हाँ तुम स्पीच वहाँ पे देते हो। हालांकि मेरे स्पीचेज में आपको बता दूं, मेरे स्पीच 3-4 मिनट के ही होते थे, मैं ज़्यादा देर बोल नहीं पाता था। बट 4-5 स्पीचेज देने के बाद ये जरूर हो गया था कि अब मैं खड़े होकर स्पीच देना सीख गया था। बहुत बड़ी बड़ी स्पीचेज तो मैं नहीं दे सकता था, लेकिन खड़े होकर मुझे किसी मंच पर बोला जाए 3-4 मिनट बोलने के लिए तो मैं बोल दूंगा। तो ये एक फ़ायदा यहाँ पे वो मुझे हो गया था कि स्पीच लर्निंग मेरी हो गई। ठीक है दोस्तों। दूसरा, लंगर सेवा। अब लंगर सेवा में क्या हुआ कि लंगर सेवा में सामने एक लंगर होता था, उसमें एक बाबा जी रहते थे। तो आते जाते सत श्री अकाल ये बोलना, ये नॉर्मल एक सिखिज्म में ग्रीटिंग्स का ट्रेंड है। जैसे एक दूसरे से मिलते समय नमस्कार बोलते हैं, ऐसे ही सत श्री अकाल बोलते हैं, सत श्री अकाल या वाहिगुरु जी दी खालसा वाहिगुरु जी दी फतेह। तो ऐसे ही वो बाबा जी के साथ मैं बोला करता था। एक दिन सुबह सुबह मैं उठ 6 साढ़े 6 बजे मैं उठ के जा ही रहा था उधर से, जब तक बाबा जी ने मुझे क्या बोला कि अरे रुको जरा, ये उनके पास शायद वो बच्चे नहीं थे जो बर्तन धोने के लिए, या पता नहीं कुछ तो प्रॉब्लम थी उनको और अर्जेंटली 2 बर्तन की रिक्वायरमेंट थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये जरा लंगर का ये बर्तन धो दो, ठीक है। तो मैंने क्या क्या मैंने फिर ले लिया बर्तन। अब वो ना 1 या 2 बर्तन दिया था और उन्होंने हाथ से लगा के मुझे वहां तक टैंकर तक पहुंचा भी दिया। वो अकेले उठाया नहीं जाता था लंगर के बर्तन। कुछ ऐसे होते हैं जो 2 लोग बिठाते हैं, कुछ तो 4-4 लोग मिलते हैं तब जाके उठता है, वो बहुत बड़ा बड़ा होता है। फिर मैं जो दे दिया, उसके बाद 2-5 मिनट के बाद होता क्या गया, वो बर्तन आते गया आते गया आते गया, इतना बर्तन कि दिमाग खराब हो गया। और मैं अकेला पड़ गया और मुझे एक और छोटा सा बच्चा था वो साथ में, वो उन्होंने दे दिया कि और ये दोनों मिलकर दो। उससे उतना हो नहीं पा रहा था और मेरे को तो इतना देख के ही समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, इतना बर्तन धोऊंगा कैसे। जब ही पिछले दिन ना मैं जब नीचे उतर के घूमने गया था तो एक लड़का मिला था जो कि उसका नाम आसिफ था, शायद नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है। वो लड़का भी मतलब यहीं रहता था, क्रांति में ही रहता था, बट उस समय मुझे मिला था नीचे, ठीक है। तो वो एक दिन पहले ही मिला था, तो उधर से वो जाते हुए थे, वो दिखा और वो तो उसको वो मेरे को हेल्प करने आ गया। उसने बर्तन पहले भी बहुत बार धोया था तो उसको पता था धोते कैसे हैं। मेरे को तो देख के इतना बड़ा बड़ा था, दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। और वो दूध के बर्तन, दाल के बर्तन, और पहली बार मुझे पता चला कि लंगर में खाना क्या होता है और लंगर का बर्तन धोना क्या होता है, और बर्तन धोने को इतना इतना ज़्यादा सवाब का काम क्यों कहते हैं, ये मुझे तब समझ में आया। क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो, अगर वो ना धोया जाए ठीक से तो फिर लंगर चल ही नहीं सकता है। लंगर का सबसे इम्पोर्टेंट काम वही है। तो फिर वो उसके आ जाने के बाद फिर हम लोग 3 लोग हो गए, और छोटा बच्चा तो फिर चला ही गया। फिर हम ही दोनों मिल करके फिर हमने 1.5-2 घंटे में पूरा वो बर्तन सब धो धा करके फिर वो पहुंचाने का आया तो बाबा जी आए, फिर हमने पहुंचा भी दिया। वो अकेले उठता नहीं, वो अभी आप समझ नहीं रहे हैं। उसका उसका जो बड़ा सा कढ़ा होता है, मतलब या कुछ भी, वो इतना बड़ा होता है कि आप उसको पलट भी नहीं पाते। मतलब पलटने के लिए भी होता नहीं है कि पानी डाल के खंगाल रहा है तो फिर पलटने के लिए उसके लिए भी 2 आदमी चाहिए होता है, ऐसे करके पूरा करके पलटना पड़ता है। अच्छा ये हुआ, फिर सुबह में धो दिया। फिर अब शाम को भी बाबा जी ने मुझे पकड़ लिया। अब मेरा रास्ता भी वही था, मेरा रास्ता कुछ और दूसरा था नहीं, वो जाने का रास्ता ही वही था। अभी मुझे रोज पकड़ ले, सुबह शाम। फिर मैंने ना एक दिन उनको कहा कि बाबा जी आप मुझे, और उसी समय मेरी मंच पे ड्यूटी भी लगी हुई थी। तो और तो एक तो मैं उधर से परेशान रहता था, शाम में खासकर मेरे पास शाम में बिल्कुल टाइम नहीं रहता था। शाम में 2 से 5 6 7 ऐसे ही हो जाता था। फिर मंच वंच का 7 बज जाता था और फिर बर्तन धोने का मतलब होता था 2 घंटा। तो मैंने उनको बोला कि बाबा जी मुझे ना एक टाइम आप धुलवा लीजिए, मैं एक टाइम धो दिया करूंगा, दोनों टाइम मुझसे प्लीज मत धुलवाइए, एक विनती है आपसे, ऐसा करके मैंने उनको बोला। तो उन्होंने कहा ठीक है एक टाइम धो देना। तो मैंने पूछा कि सुबह या शाम कभी भी, तो उन्होंने बोला एक टाइम धो देना जब भी ऐसा कुछ। लेकिन वो ना फिर एक टाइम होता ही नहीं था उनका, वो सुबह भी बोल देते थे और वो मुझे देखते थे और उन्होंने मुझे धर लिया। मैं मना करता नहीं था, मना करना क्योंकि लंगर का था तो मना कर पाना इम्पॉसिबल होता था, तो उनको मैं सॉफ्ट टारगेट मिल गया। और ऐसे करके हफ्ते 10 दिन मैंने लंगर के बर्तन खूब धोए हैं। फिर एक दिन ना मुझे कुछ और काम वहाँ पे दिया गया। हाँ, जब वो कोरोना आया तो कोरोना के सॉल्यूशन पे जब मैं काम करने लगा तब मुझे याद है, तब मैं बाबा जी के पास गया और मैंने बोला कि अब मुझे 10-15 दिन में बर्तन नहीं धो पाऊंगा बाबा जी, और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जब वो मैंने लगता है 10 दिन तो बर्तन धोए हैं। उसके बाद वो कोरोना के सॉल्यूशन पे मैं काम करने लगा, तब मैंने बर्तन धोना उनको जाके मना कर दिया रिक्वेस्ट करके कि मैं नहीं धो पाऊंगा अब। तो
जब मैंने उनको मतलब रिक्वेस्टफुली बोला था ऐसा, वो नहीं बोला था कि प्लीज़ हमको और भी ये काम करना है इसलिए हम फिर हम धो देंगे 10-15 दिन के बाद, अभी नहीं धो सकते, 10 दिन का हमको छुट्टी दे दीजिए। तो उन्होंने वैसे बोल दिया कि हाँ हाँ ठीक है, लेकिन अगले मतलब फिर वो अगले दिन मुझे फिर ही पकड़ने वाले थे, तो अब की ना मैंने उनको ना सत श्री अकाल करके ग्रीट करना और ये करना भी छोड़ दिया। मैं उनसे ना इधर से नज़र बचा के जाने लगा और ये अच्छा हाँ, फिर जब एक दिन कभी वो आसिफ मिल जाता था सुबह में, और शाम को मैंने ना फिर त्यागी को ज़बरदस्ती बर्तन धुलवाना स्टार्ट किया कि चल नालायक का, खाली खाली खीर खाता है बर्तन नहीं धोएगा। तो हमने और त्यागी ने भी बहुत बर्तन धोए हैं। ठीक है। अच्छा हाँ, उसके बाद क्या होता था, बर्तन धोने पे ना आपको एक वो इनाम मिलता है काइंड ऑफ, तो आपको दूध पीने के लिए मिलता था। मुझे तो इतना दूध पीने का शौक था नहीं, बाबा जी मुझे दे रहे तो मैं नहीं ले रहा था, बट ये त्यागी इसको बहुत रहता था। तो ये ना फिर नहीं नहीं लेके आओ, तो मैं फिर एक जग बर्तन धोने के बाद एक जग हमें दूध मिलता था, मैं लेके जाता था, मैं शेखर त्यागी और बाकी फिर छोटे बाबा और हम लोग मिल करके एक एक गिलास, सौरभ सब एक दो गिलास दूध ऐसे मार देते। सौरभ से भी धुलवाया है, सौरभ से भी धुलवाया है, सौरभ एक ही दिन धोया है, त्यागी से मैंने 4-5 दिन बर्तन धुलवाया है। मतलब एक ना एक मुझे चाहिए होता था, पकड़ा तो ये बाकी इनको क्या बोल रहा था, ये कट लेते थे, मैं फंस जाता था। तो मैं फंस जाता था तो मैं इनको ही फंसा देता था कि अब अकेले तो धो नहीं सकता था, तो त्यागी को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया और वो आसिफ को, इन दोनों, एक को सुबह में एक को शाम में, और ऐसे करके हफ्ते 10 दिन मैंने बर्तन धोए हैं। अब बर्तन धोने के कारण मुझे पता चला था कि वो लंगर का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है बर्तन धोना, मतलब वो इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि उतने बड़े बड़े बर्तन धोना अपने आप में बहुत इम्पॉसिबल सा काम हो जाता है। और यही और ये एक ऐसा फेज था जिस समय मैंने ना स्टेज पे भी सीखा है, लंगर में बर्तन भी धोए हैं, और सुरेश काका के डांट पड़ने का सुबह में एक्सरसाइज भी करता था। तो ये मुझे लगता है 15-20 अप्रैल से लास्ट अप्रैल तक के बीच की ये घटना होगी, 10-12 दिन, 15 दिन, या 5 मई तक, जो भी है इसी पीरियड में होगा, 20 अप्रैल से मान लीजिए 5 में। तो ये 10-15 दिन ना मेरा एक ट्रेनिंग टाइप मंच पे, लंगर में और उधर, तो इस तरह से गुजरा है। और इसीलिए एक अलग से चैप्टर मैंने डाला है कि क्या है, चैप्टर का नाम डाला है मैंने, क्या डाला है, लंगर सेवा। और इसीलिए चैप्टर का नाम है, रखा है कि स्पीच लर्निंग एंड लंगर सेवा।